नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे दोस्तों, अगर आप सीटेट में पेपर 2 एसएसटी की तैयारी करें तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम कर रहे हैं एनसीईआरटी बेस के क्वेश्चन को। ठीक है, जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेम वैसे ही हम क्वेश्चन यहाँ पर करा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप इस तरह की वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपको पता लग जाएगा कि किस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पेपर 2 एसएसटी में आपके क्या एनसीईआरटी बेस यानी 6 to 8 की एनसीईआरटी किताबों से क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आपने 6 to 8 की एनसीईआरटी किताब पढ़ा है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपको सब चीज़ पता होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे साथ प्रैक्टिस करिए। ठीक है, बस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, और पूरी ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हो कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि मध्यकाल में, ठीक है, मध्यकाल में विदेशी शब्द किनके लिए प्रयुक्त होता था। आपको बताना कि मध्यकाल में जो विदेशी शब्द है किसके लिए प्रयुक्त किया जाता था। पहला कथन यहाँ पर कि गांव में आने वाला कोई भी व्यक्ति जो अनजान हो, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन, एक ही गांव में अलग अलग धर्म के लोग एक दूसरे के लिए यह शब्द प्रयुक्त करते थे, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मध्यकाल में किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति होता था जो उस समाज या संस्कृति का अंग नहीं होता था, उसको लोग विदेशी कहते थे। ठीक है, और ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी कहते हैं एवं फारसी में अजनबी कहते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, कभी कभी पेपर में आपसे पूछ दे कि जो विदेशी होता है हिंदी में क्या कहते हैं, तो आपने कभी कभी सुना नहीं कि परदेशी है यहाँ पर, ठीक, अजनबी है। तो जो परदेशी वो हिंदी शब्द है और जो अजनबी ये फारसी शब्द है। ठीक है, लेकिन किंतु एक ही गांव के रहने वाले दो किसान अलग अलग धर्म या जाति से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं थे। ठीक है, तो ये आपका दूसरा कथन गलत हो जाएगा, पहला वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है कि मध्यकाल में समाज के अंदर एक नए वर्ग का विकास हुआ। ठीक है, राजपूत। निम्नलिखित में से कौन कौन से वर्ग यानी कि समूह इसमें शामिल थे, आपको ये बताना है। सामंत थे, बिल्कुल सही थे। सेनापति शामिल थे। तीसरा है सैनिक, ये भी शामिल थे। यानी कि पहला दूसरा तीसरा तीनों यहाँ पर शामिल है, यानी तो ऑप्शन यहाँ पर क्या डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आपको ध्यान देना है कि मध्यकाल में जिन राजपूतों का महत्व बढ़ा उनमें राजपूत सबसे प्रमुख थे। ठीक है, राजपूत का अर्थ होता है राजा का पुत्र। ठीक है, और 8वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के लिए होता था, योद्धाओं के एक समूह के लिए किया जाता था, जो लगभग क्या क्षत्रिय वर्ग के ही होते थे या होने का दावा करते थे। ठीक है, और राजपूत शब्द के अंतर्गत क्या है, केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं होते थे, बल्कि सेनापति और सैनिक भी सभी लोग उसमें आते थे। ठीक है, और ये अलग अलग शासकों की सेवाओं में भी कार्यरत रहते थे। ठीक है, थर्ड अगला क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया है कि मध्यकाल में रहट का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता था। तो आप सभी जानते हैं कि रहट का जो प्रयोग होता है वो सिंचाई के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए आप सभी को पता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, ये क्लास 7 की हिस्ट्री है एनसीईआरटी। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मिन्हाज ए सिराज ने जब पहली बार हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया तो उसका आशय अविभाजित भारत में स्थित क्षेत्रों से था। ठीक है, तो ये कथन आपका बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 13वीं सदी में जब फारसी इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय था पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच जो स्थित इलाका था उससे था। ठीक है, और उसने इस शब्द का जो राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया था जो दिल्ली सल्तनत के अधिकार क्षेत्र में आते थे। ठीक है, दूसरा कथन देखते हैं कि बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का जो प्रयोग इस महाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। तो ये क्या है, कथन बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पर, अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि दक्कन के राष्ट्रकूट किनके सामंत थे। तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कर्नाटक के चालुक्यों के सामंत थे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है
कि चोल काल में वेट्टी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। अगर आपने एनसीईआरटी की किताब को नहीं पढ़ा है तो आप गलत करके आ जाएंगे, ठीक है। तो यह ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि वेट्टी जो है कर था जो जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, यानी कि जो ये कर था ये श्रम के रूप में लिया जाता था, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप, नगद नहीं श्रम। चलिए आगे देखते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि हमने वीडियो बहुत मेहनत से बनाया है आपके लिए। तो थोड़ा सा आप अगर वीडियो को सभी लोग लाइक करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो आपके एग्जाम तक हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करा देंगे कि उसी में से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, पूरी ईमानदारी से जितने लोग भी वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि एलोरा की गुफा 15 के भित्ति चित्र जिसमें भगवान विष्णु को नरसिंह अवतार में दिखाया गया है, अर्थात पुरुष और सिंह के रूप में, यह किस काल की कृति है। तो यह राष्ट्रकूट काल की कृति है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। तो एलोरा की जो गुफाएं या मंदिरों का जो निर्माण था ये राष्ट्रकूट वंश के शासकों के द्वारा किया गया था। कभी कभी पेपरों में ये भी पूछ देता है कि एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो ये राष्ट्रकूट वंश के शासकों के द्वारा किया गया था, जो कि वर्तमान में ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है, ठीक है। यहाँ कुल कितनी गुफाएं हैं, तो यहाँ पर कुल कितनी 34 गुफाएं हैं, ठीक है। 34 गुफाएं हैं, जिसमें 12 जो गुफाएं हैं वो बौद्ध गुफाएं हैं, 17 जो गुफाएं हैं वो हिंदू गुफाएं हैं और 5 जो है जैन गुफाएं हैं, ठीक है। यानी जो 12 गुफाएं हैं वो कौन किसकी है, तो ये बौद्ध की गुफाएं हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि 17 जो गुफा है वो किसकी है, तो 17 जो है हिंदू की है, ठीक है। अब यहाँ पर जो फिर है कितने कहा जा रहा है कि 5 गुफा कहा जा रहा है, तो ये जैन की गुफाएं हैं। ये आपको पता आना चाहिए, वैसे इतना डिटेल नहीं पूछेगा, ठीक है। बस आपको यही पूछेगा कि एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने किया है, तो राष्ट्रकूटों ने किया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि कल्हड़ की रचना के द्वारा हमें किस क्षेत्र के राजाओं का इतिहास पता चलता है। तो कल्हड़ की रचना के द्वारा हमें क्या कश्मीर के राजाओं के इतिहास के बारे में पता चलता है, ठीक है। कल्हड़ द्वारा जो रचित है राज तरंगड़ी है, तो एक बहुत ही वृहद क्या संस्कृत महाकाव्य है, जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास वहाँ पर दर्ज है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये प्यारे दोस्तों ये एनसीईआरटी की किताबों के ही क्वेश्चन है, ठीक। तो आगे देखते हैं, हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कहा जा रहा है कि गुर्जर प्रतिहार, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट एवं पाल वंश के शासकों के बीच लंबी लड़ाई की चर्चा प्रायः त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में जानी जाती है, ठीक है। और सदियों तक चली इस लड़ाई का कारण क्या था। तो ये सदियों से क्या है, किसी एक क्षेत्र यानी कि कन्नौज पर अपने नियंत्रण को लेकर ये आपस में लड़ते रहे, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसलिए कभी कभी पेपर में पूछ देता है कि इसमें 3 पक्ष कौन कौन से थे। ये नाम आपको याद होना चाहिए, गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और पाल, ये तीनों नाम याद होना चाहिए। इन तीनों के बीच में कन्नौज के क्षेत्र पर नियंत्रण को लेकर आपस में युद्ध चलता रहा, ठीक है। और इसलिए 3 लोग इसमें शामिल थे, तो इसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। कि कन्नौज पे क्यों कब्जे को लेकर परेशान था, क्योंकि कन्नौज जो था ये गंगा के उपजाऊ एवं साधन संपन्न क्षेत्रों में से एक था, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे जब देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखेंगे। क्या कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान के गजनी प्रांत के सुल्तान महमूद गजनी अपनी भारत विजय के दौरान जीते हुए लोगों एवं प्रांतों के बारे में जानना चाहता था। इस काम के लिए वह किस विद्वान को अपने साथ लाया था। तो वह लाया था अलबर्नी को लाया था। यहाँ पर देख पा रहे होंगे सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था, इसलिए उसने क्या किया था कि अपने साथ अलबर्नी नामक एक क्या विद्वान को यहाँ पर लेकर आया था और उसको यहाँ का लेखा जोखा लिखने का काम दिया था, ठीक है। और जानते हैं कि अरबी में जो लिखी गई उसकी जो रचना थी अलबर्नी की, उसका नाम था किताब उल हिंद, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यह कहा जा रहा है कि चोल जो किसके सामंत थे, आपको बताना है। तो चोल जो सामंत किसके थे, ये थे आपके पल्लवों के, ठीक है। यानी कि चोल पल्लवों के सामंत थे। चोल वंश के शासक राजेंद्र प्रथम ने
गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों तक अपने साम्राज्य के विस्तार एवं सुरक्षा के लिए एक विशाल नौसेना का निर्माण किया था। ठीक है, और इन्होंने बंगाल की खाड़ी को क्या है, चोल झील के रूप में भी परिवर्तित कर दिया था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर, देखिए इसी तरह से क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है तो गलत करके आप आ जाएंगे। ठीक है, तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने के द्वारा किया गया है? तो ये राज के द्वारा किया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये तमिलनाडु के पूर्वी तट पर कावेरी नदी के उपजाऊ डेल्टा क्षेत्र के तंजौर नामक शहर पर क्या है, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल शासक राजराज ने करवाया था। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है कि गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना, देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना निम्न में से किस चोल शासक के द्वारा किया गया था? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप नोट कर लेंगे। ठीक है, तो ये राजेंद्र प्रथम ने किया था। ठीक है, तो देखिए गंगईकोंड चोलपुरम चोल वंश के प्रतापी राजा राजेंद्र प्रथम की राजधानी थी। ठीक है, जब उसकी सेना ने कलिंग पर पार करते हुए दक्षिण कौशल, बंगाल और मगध होते हुए गंगा तक के क्षेत्रों को विजित किया, तब इन विजय के उपलक्ष्य में उसने क्या किया था, गंगईकोंड की उपाधि भी धारण की थी। देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि गंगईकोंड की उपाधि धारण किसने किया था? तो राजेंद्र प्रथम ने किया था। और गंगईकोंड चोलपुरम यानी कि गंगा विजयी चोल नगर का इन्होंने स्थापना भी किया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखें कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। व्यापारियों के संघ को चोल काल में नगरम कहते थे। ठीक है, तथा ये शहर के अंदर प्रशासनिक कार्य भी करते थे। तो बिल्कुल सही है, आपको याद होना चाहिए कि नगरम किसको कहते हैं। तो ये व्यापारियों का एक संघ था, उसको कहा जाता था। ठीक है, दूसरा कहा जा रहा है कि चोल काल के स्थानीय स्वशासन की जानकारी उत्तर मेरु अभिलेख से प्राप्त होती है। तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये दोनों कथन सही है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी एक और दो दोनों सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कि चोलकालीन विशेषताओं पर विचार कीजिए। पहला कहा जा रहा है कि चोलकालीन मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। ठीक है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि मंदिर के साथ जुड़े शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम, ये भी बिल्कुल सही था। तीसरा कहा जा रहा है कि चोल कांस्य प्रतिमा संसार के सबसे उत्कृष्ट प्रतिमाओं में गिनी जाती थी, बिल्कुल सही कहा जा रहा है। तीनों कथन यहाँ पर सही है। तो फिर यहाँ पर जब देखेंगे ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों कथन बिल्कुल सही है। शिव के तांडव स्वरूप को दर्शाने वाली जो महान जो नटराज की मूर्ति है, वह चोल काल की कांस्य प्रतिमाओं के उत्कृष्टता का प्रदर्शन करती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि चोल काल के संबंध में नीचे दिए गए, ठीक है, कथनों पर क्या है आपको विचार करना है। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं, पहला कथन है कि चोल काल में किसानों की बस्तियों को उर कहा जाता था। ठीक है, देखिए चोल काल में क्या है कि ये आपको पता होना चाहिए, किसानों की बस्तियों को क्या कहते थे, उर। चोल काल में देखिए अलग अलग टाइम में आपको याद रखना कि चोल काल में किसानों की बस्तियों को उर कहा जाता था, जो कि सिंचित खेती के कारण बहुत समृद्ध हो गई थी। तो ये कथन क्या है, ये सही है। दूसरा कहा जा रहा है, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, दूसरा कहा जा रहा है कि गाँव के समूहों को नाडु कहा जाता था तथा नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे प्रशासनिक कार्य करते थे। बिल्कुल ये भी सही है, दोनों कथन सही है। ध्यान से पढ़ेंगे कि यहाँ पर चोल काल में क्या गांव के समूह को नाडु कहते हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और चोल काल में किसानों की बस्तियों को उर कहते हैं, ये देखिए दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देंगे कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन से युग्म सही नहीं है, आपको बताना कि कौन से सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, पहला यहाँ पर है कि वेलन वगाई, यानी कि इसको क्या है, गैर ब्राह्मण किसान भूस्वामी की भूमि होती थी। तो ये बिल्कुल सही है, ये मिला हुआ। ठीक है, दूसरा है कि ब्रह्मदेव का मतलब होता है कि ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। तो ये भी बिल्कुल सही है।
तीसरा है शालाभोग। शालाभोग मतलब होता है कि विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर पढ़ना, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सत्य है। चौथा कहा कि पल्ली चंदनम, पल्ली चंदम। अब देखिए ये क्या है, ये जो होता है ये जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि होती है, यानी ये गलत हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे मिलान कर देंगे आप, ठीक है। तो ये अलग गलत हो जाएगा, ये मिला लेंगे। और देवदान तिरुनमटुकानी, ये क्या था, तो ये आपके क्या मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि थी। तो ये क्या है, चौथा वाला जो ये है आपका है, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आप जब देखेंगे तो पहला, चौथा, पांचवा गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत के शासकों के वंश को बढ़ते हुए कालखंडों में आपको व्यवस्थित करना। देखिए आपके पेपर में ऐसे ही पूछा जाएगा, ठीक है। तुर्की शासक, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश। तो ये आपके क्या क्रम से ही लगा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब देखेंगे तो आपका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जब यहाँ पर देखेंगे तुर्की वंश यानी कि गुलाम वंश 1206 से 1290 के बीच में था। खिलजी वंश क्या है, 1290 से लेकर 1320 के बीच में था, ठीक है। खिलजी वंश क्या आपका जब देखेंगे तो यहाँ पर 1320, सॉरी, खिलजी वंश जो आपका है यहाँ से 1290 से 20 लेकर क्या 1320 के बीच में है, ठीक है, ये है। और तो आपका तुगलक वंश क्या आ जाएगा, 1320 से लेकर क्या है 1414 के बीच में है, ठीक है। और फिर आपका सैयद वंश जो आपका 1414 के लेकर 1451 के बीच में यहाँ पर है, ये आपको मालूम चाहिए। जो तुर्की वंश है जिसे गुलाम वंश भी कहते हैं, ये 1206 से लेके क्या है 1290 के बीच में है। आप पेपर में आपसे क्या पूछा जाता है कि किसने सबसे कम शासन किया था, तो आपका यहाँ पर खुद देख लीजिए, जो खिलजी वंश था ये सबसे कम शासन किया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गैरिसन शहर किसको कहा जाता था, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, यानी किसके लिए प्रयोग किया जाता था। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि रक्षक सैनिकों के टुकड़ियों के रहने के लिए बने मजबूत किलेबंद शहर होता था, ठीक है। यानी कि जहाँ पर सैनिकों के रहने के लिए व्यवस्था होती थी उसे क्या है, गैरिसन शहर कहा जाता था, ठीक है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन को, क्या कहा जा रहा है, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था, ठीक है, जिसने क्या किया था कि अपना सैन्य अभियान मालवा के मांडू से लेकर देवगिरी, द्वार समुद्र तथा मदुरै एवं जावोग जैसे सुदूर दक्षिण भारत के राज्यों तक को विजित किया था। तो यह अलाउद्दीन खिलजी था, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में सुदूर यानी कि दक्षिण के राज्यों तक को भी विजित किया था। और दक्षिण की विजय उसके जो प्रसिद्ध जो सेना नायक थे मलिक काफूर के नेतृत्व में उसने ये सब सारे कार्य किया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं कि नमाज के दौरान जो मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं, यानी नमाज के दौरान जो मुसलमान लोग होते हैं मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं, तो मक्का की ओर की दिशा को क्या कहते हैं, तो इनको कहते हैं किबला कहते हैं, ठीक है। देखिए मस्जिद के जो खंभों वाले कक्षा को लीवान कहते हैं, यानी कि मस्जिद के जो खंभे होते हैं उनको क्या कहते हैं, लीवान कहते हैं, ठीक है। ये मस्जिद के ये खंभे होते हैं, ठीक है ना। तो मस्जिद के जो खंभे होते हैं उनको क्या कहते हैं, ये लिबान कहते हैं, ठीक है। और नमाज के दौरान जो मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं और मक्का की ओर की जो दिशा को क्या कहते हैं, किबला कहते हैं, ठीक है। मस्जिद के किबला के आखिरी सिरे को क्या है, मसूरा कहते हैं। मस्जिद के किबला की जो आखिरी है ना सिरे को क्या कहते हैं, ममसूरा कहते हैं। और मस्जिद के आंगन को क्या कहते हैं, सहन कहते हैं। ये भी ध्यान रखना, ये मस्जिद के जो आंगन होता है ना, मस्जिदों का जो आंगन होता है उसको क्या कहते हैं, सहन कहते हैं। ये सारी जानकारी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत बंदगा शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था, तो ये गुलाम के लिए बंदगा शब्द का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप नेक्स्ट देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। पहला है कि भिन्न भिन्न आकार वाले इलाके एकता कहलाते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। दूसरा कि इन एकतों को संभालने वाले अधिकारी अमीर कहलाते हैं, तो ये गलत है, ठीक है, क्योंकि एकता को संभालने वाले जो अधिकारी होते थे उसे एकतेदार कहते थे, ठीक है, या मुफ्ती कहते थे, इसलिए
जो है केवल पहला ये है कथन सही है, दूसरा क्या ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पर, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत दिए गए कथन एवं कारणों पर क्या विचार करना है। कथन कर रहा है, मुफ्ती लोगों को एकता थोड़े थोड़े समय के लिए ही दिया जाता था। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा है कि कारण, ताकि मुफ्तियों पर प्रभावी तरीके से नियंत्रण रखा जा सके एवं उनका पद क्या है वंश एवं परंपरा से न चले। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि कथन सही है तथा कारण भी सही है एवं कारण क्या है कथन की व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि दिल्ली सल्तनत में कृषि पर लगने वाले कर को क्या कहा जाता है। यानी दिल्ली सल्तनत पर कृषि पर लगने वाले कर को खराज कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, खराज क्या है, कृषि पर लगने वाला जो कर है उसको कहते हैं। और ये कितना प्रतिशत होता था, तो आपको ये भी पूछा जा सकता है पेपर में, ये 50% होता था। ठीक है, और जो खुम्स होता था यह लूट का धन होता था। यह क्या होता था, यह लूट का धन होता था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यह क्या है, लूट का धन होता था, इसको भी आपको पता होना चाहिए, लूट का धन। तो ये लूट का धन होता था जो सैनिकों एवं राजकोष के बीच क्या है बांटा जाता था। ठीक है, जकात क्या होता था, तो जकात होता था ये मुसलमानों से लिया जाने वाला कर होता था। ठीक है, तो मुसलमानों से लिया जाने वाले कर को जकात कहते हैं, जो धार्मिक कर होता था और केवल संपन्न वर्ग के लोगों से ही लिया जाता था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप देखेंगे। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कहा जा रहा है कि मोहम्मद तुगलक अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने क्या है टोकन यानी सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। तो ये बिल्कुल सही था। दूसरा है कि मोहम्मद तुगलक द्वारा चलाए गए सांकेतिक मुद्रा धातु के बने होते थे, लेकिन सोने व चांदी के न होकर सस्ती धातु के होते थे। तो ये भी क्या है बिल्कुल सही है, यानी कि पहला दूसरा दोनों कथन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जब देखेंगे ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के आरंभिक समय में दिल्ली पर क्या है मंगोलों ने आक्रमण किया था, जिस कारण से मजबूर होकर सुल्तान ने यानी तुगलक ने क्या किया था कि एक विशाल सेना रखनी पड़ी थी। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था कि सेना के प्रबंधन के लिए इन्होंने कीमतों पर नियंत्रण की जगह इन्होंने क्या किया था कि सांकेतिक मुद्रा चलाई थी, जो कुछ 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 आज की जगह क्या जो कागज की मुद्रा है सेम ऐसे ही थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी जो है था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनाया था, वह किस जगह पर है। तो आप सभी को पता है जो सीरी नामक जो शहर था वह कहाँ पर था, दिल्ली में था, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण ठीक है की नीति को किस सुल्तान द्वारा लागू किया गया था। तो बाजार नियंत्रण की जो नीति को किस सुल्तान के द्वारा लागू किया गया था, तो यह किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। यहाँ पर देखेंगे आप क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना आपको है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए। ठीक है, यानी अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा कहा जा रहा है कि अलाउद्दीन ने सैनिकों को एकता की जगह नगद वेतन देना तय किया, तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों कथन यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि पहला और दूसरा दोनों कथन यहाँ पर सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है यहाँ पर ध्यान से पढ़ेंगे आप कि नीचे दिए गए कथनों एवं कारणों को ध्यान से पढ़ेंगे। कथन क्या कह रहा है, ठीक है, कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण की नीति सैन्य हितों से परिचालित थी। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कारण क्या है, कह रहा है कि सैनिक अपनी आवश्यकता की वस्तुएं दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और यह आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीज़ों की कीमत बढ़ा देंगे, तो ये भी बिल्कुल सही है। कारण एवं कथन दोनों की व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जब यहाँ पर देखेंगे आप, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है आपसे कि रुद्रमा देवी किस वंश की शासिका थी, यानी रुद्रमा देवी जो थी ये किस वंश की शासिका थी आपको बताना है। तो यह थी काकतीय वंश की थी। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मध्यकाल में रानी दिद्दा, आपको बताना है कि मध्यकाल में रानी दिद्दा किस क्षेत्र की शासिका थी। तो यह कश्मीर की थी, यह आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब रानी दिद्दा जो कश्मीर की महिला शासिका थी, उनका नाम जो दीदी यानी कि बड़ी बहन से निकला है। जाहिर है कि प्रजा ने अपने प्रिय रानी को क्या यह नाम जो दिया था बहुत ही स्नेह से दिया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि शेरशाह ने निम्न में से किन यानी किस युद्धों में हुमायूं को पराजित किया था, आपको बताना है, ठीक है। तो शेरशाह ने क्या किया था, किन युद्धों में हुमायूं को क्या पराजित किया था, आपको बताना है। चौसा के युद्ध में, ठीक है। तो चौसा का युद्ध कब हुआ था, 1539 में हुआ था, ठीक है। तो चौसा के युद्ध में पराजित किया था। दूसरा है बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, तो यह जो कब हुआ था, तो ये आपका 1540 में हुआ था, ठीक है। तीसरा है देहरिया का युद्ध, ठीक है। तो देहरिया का युद्ध में इन्होंने शेरशाह ने पराजित नहीं किया था, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे पहला और दूसरा, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। सीरियल नंबर से कोई मतलब नहीं है दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं कि शेरशाह सूरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शेरशाह सूरी ने प्रशासन में अलाउद्दीन खिलजी के तरीकों को अपनाकर अपने साम्राज्य को मजबूती प्रदान की, बिल्कुल सही है। दूसरा है मुगल सम्राट अकबर ने शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को अपनाया, ये भी सही है। यानी कि पहला और दूसरा दोनों कथन यहाँ पर सही है, यानी ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा, यानी कि ए और दो दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन को देखेंगे आप कि इब्न बतूता किस देश से आया था। तो यह जो आया था किस देश से आया था, आपको मालूम होना चाहिए। तो यह आया था मोरक्को देश से आया था, ठीक है। यानी अफ्रीका देश मोरक्को से यह 14वीं सदी में आया था भारत पर, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्या है कि बहुत ही महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किया, जो एनसीईआरटी की किताबों से थे। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे, आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लिए। तो सबसे पहले एनसीईआरटी की किताब जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे इसी तरह से क्वेश्चन को देखने के लिए, ठीक है। थैंक फॉर वॉचिंग।